नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 11 मई और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट जो भी हम स्टार्ट करेंगे, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन जो स्टार्ट हुआ था उसके आगे के जो भी चरण हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो नए सब्सक्राइबर हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब का चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल है, फेसबुक का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है और ये संस्थान का नंबर है। अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं। जैसे मैंने पुर्तगालीज के बारे में आप लोगों को बताया, फिर डचों के बारे में आपको बताया, फिर अंग्रेज़ों के बारे में आपको बताया और आज हम बात करते थे फ्रांसीसी कि उनके आने का जो वाणिज्यिक कंपनी जो आई थी, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी जो उनके आने का कदम था, तो उसमें आगे की हम बात करते हैं। पुर्तगीज हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया और फ्रांसीसियों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रांसीसी की बात हम करेंगे। सबसे पहले 1664 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की। तो कब किया? 1664 ईस्वी में फ्रांस के शासक जो था लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था सूरत में। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने पश्चिम में या सूरत में, पश्चिम मतलब सूरत में, पश्चिम है, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। पांडिचेरी की विजय के बाद फ्रेंकोइस को वहाँ का गवर्नर बनाया गया, जो आधुनिक पांडिचेरी का संस्थापक माना जाता है। तो जो पांडिचेरी की जो विजय हुई थी वो फ्रेंकोइस को वहाँ का गवर्नर बनाया गया विजय के बाद, और जिसे आधुनिक भारत का पांडिचेरी कहा जाता है, मतलब जन्मदाता कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रभावी गवर्नर डुप्ले था, जिसने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। यहीं से भारतीय शक्तियों का विदेशी शक्तियों से राजनीतिक संघर्ष आरंभ हुआ और इसी क्रम में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियां भी आपस में टकराने लगी। अब दो ही महारथी खिलाड़ी बचे थे, एक थे अंग्रेज, दूसरे थे आपके फ्रांसीसी। अब हम बात करते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 3 बार कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो जैसे मैंने कहा कि दो ही बस खिलाड़ी बचे थे पहले, एक अंग्रेज और दूसरा फ्रांसीसी। तो इनके बीच में 3 बार कर्नाटक के युद्ध हुए थे। वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि सब उनको भी व्यापार करना था, उनको भी व्यापार करना था। वो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे, वो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे। तो इनके बीच में 3 बार युद्ध हुआ था। पहला युद्ध है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो 1746 से 1748 यानी कि 2 साल चला। इसका तत्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। जो इसका मूल रीजन था कि अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। इसी युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब जो थे अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना फ्रांसीसी के ऊपर आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, फ्रांसीसी सेना ने कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में सेंट थोम के युद्ध में नवाब को पराजित किया। तो कौन सा युद्ध था? कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में सेंट थोमे के युद्ध में, ठीक है, नवाब को पराजित किया। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में था, आपको बताया मैंने। अब हम बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये वन लाइनर क्वेश्चन सारे प्रीलिम्स के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टार्ट किया हूँ, तो इसमें ज़्यादा बताने के लिए नहीं बचे हैं। जैसे आप लोग का डिमांड था कि प्रीलिम्स का सर कोई कोर्स हम लोग को बताते रहिए, हम लोग को कुछ अपडेट करते रहिए नोट्स, तो उसी के हिसाब से इस नोट्स को बनाया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर संघर्ष हुआ। तो पहला किसके लिए हुआ था? पहला तत्कालिक कारण क्या था? ये बताया था ना, अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना था। और द्वितीय जो हुआ था इसमें कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर संघर्ष हुआ। चंदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। चंदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्लो ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। चंदा साहब ने 1749 ईस्वी में अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित किया। ठीक है, तो ये रहा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब हम बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तृतीय कर्नाटक युद्ध
इसे वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है, जिसकी तिथि जो है 1757 प्लासी से लेकर 1763 तक था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और यही पराजय भारत में उनकी पतन की शुरुआत थी। तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और उनकी पराजय का कारण बना? और तो ये आपका वांडीवास का युद्ध होगा। इसमें फ्रांसीसी पराजित होते हैं, अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं और फ्रांसीसियों के भारत में पराजय के मुख्य कारण थे। पहला, फ्रांसीसी कंपनी पर सरकारी नियंत्रण अधिक होना। ठीक है। दूसरा, डुप्ले को वापस बुलाकर उसकी जगह काउंट डी लाली को गवर्नर के रूप में भेजना। तीसरा, ब्रिटिश सेना का नौसेना का सर्वश्रेष्ठ होना। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि ब्रिटिश की जो नौसेना थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। चौथा था, फ्रांसीसी सरकार का असहयोग था, ब्रिटिश नौसैनिक सर्वोच्चता था। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये उनकी असफलता के मुख्य कारण थे। वांडीवास का युद्ध ही निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पटकनी दी और जो उनके असफलता के कारण थे, इनके सबसे प्रमुख कारणों में से ये थे कि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, सरकारी नियंत्रण ज़्यादा थी फ्रांसीसी कंपनी पर। जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा नियंत्रण अगर सरकार का अगर किसी कंपनी पे होगा तो उस कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हो पाएगी, वो डिसीजन कैसे ले पाएगी। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, की पॉइंट जिसे हम कहते हैं। 1616 ईस्वी में डेनिश डेनमार्क की कंपनी भारत आई और उसने अपना मुख्यालय श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। 1616 ईस्वी में डेनिश डेनमार्क की कंपनी भारत आई और उसने अपना मुख्यालय कहाँ पे बनाया? श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में बनाया। 18वीं सदी में स्वीडिश कंपनी भारत आई और उसका मुख्य ध्यान क्या था? धर्म प्रचार पर केंद्रित रहा, अतः वह भारत में अधिक प्रभावी नहीं हो सका। तो जो 16वीं शताब्दी में जैसे मैंने बताया डेनिश कंपनी आई थी और उसका मुख्यालय श्रीरामपुर। जैसे मैंने कहा कि कोई भी कंपनी उस समय आती थी, कोई भी कंपनी, तो हमेशा समुद्र जहाँ है उसके बगल में आके कंपनी स्टेब्लिश होगी, क्योंकि उसको आवागमन में आसानी होती है। तो ये रहा आज के जो टॉपिक, जो जैसे मैंने कहा था कि हमने पुर्तगाली पढ़ाया, डच पढ़ाया, अंग्रेज पढ़ाया, फिर फ्रांसीसी पढ़ाया। तो फ्रांसीसी के बारे में जैसे मैंने आपको पूरा बता ही दिया था कि फ्रांसीसी लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांसीसी के इस्टेब्लिश किया था और 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की, ये भी आपको बता। और विजय के बाद फ्रेंकोइस को वहाँ का गवर्नर बनाया गया, जो आदमी पांडिचेरी का संस्थापक कहा जाता है। एक एक फैक्ट जो दिया हो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी पेन में इसको लिख लीजिएगा। किसी भी परीक्षा में आप जाइएगा, स्टेट पीएसएस की परीक्षा दीजिएगा, चाहे यूपी SSC की परीक्षा दीजिएगा या कोई भी परीक्षा दीजिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने पूरा ज़्यादा ऑनलाइनर नहीं दिया है, जो इम्पोर्टेंट है बस वही मैंने बनाया। ठीक है। और फ्रांसीसी कंपनी का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर अगर कोई पूछे तो डुप्ले था, जिसने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। और ये भी पूछे कि ये पूछ दे कि यहीं से भारतीय शक्तियों का विदेशी शक्तियों के रूप में राजनीतिक संघर्ष हुआ। जब हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपना बिजनेस के सिवा कुछ और भी करना होता है लोगों को। और इसी क्रम में ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी शक्ति में आपस में टकरार बने कि तुम बड़े कि हम बड़े। और कर्नाटक फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 तक चला था। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको कि इसका तत्कालीन कारण क्या था। अब कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। जब जहाज़ पर अधिकार कर लेंगे, जैसे मैंने कहा कि नौसेना प्रमुख थी, जहाज़ों पर अधिकार होगा तो फिर आवागमन कैसे होगा। ठीक है। और दूसरा, महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों को सेना फ्रांसीसी के ऊपर आक्रमण के लिए भेजना। तो ये सब आपको मैंने बताया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी पूरा बताया आपको। नवाबी पद को लेकर संघर्ष हुआ, चंदा साहब ने जैसे नवाबी पद के लिए डुप्ले का सहयोग लिया और दूसरे डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया था। चंदा साहब ने 1749 में अंबुल के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला, ये भी आपको बताया मैंने। कर्नाटक युद्ध में जो असफलता के कारण थे ये सब आपको मैंने बता दिया। इसे वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। एक निर्णायक युद्ध था जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकुट के, ये कई बार पूछा जा चुका है। और फ्रांसीसियों के असफलता के कारण मैंने भी बता दिया कि क्या क्या मेन पॉइंट है जो असफलता के उनके प्रमुख कारण थे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको बताया गया है कि श्रीरामपुर में अपनी पूरी डेनिश कंपनी आई थी 1616 ईस्वी में, जिसने श्रीरामपुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है उसने स्थापित किया। और 18वीं सदी में स्वीडिश कंपनी आई, जो उसका मेन पर्पज ही था धर्म प्रचार करना, धर्म पर केंद्रित था, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये आ रहे हैं आज के टॉपिक।
तो आज के यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन का टॉपिक आज ख़त्म होता है। कल एक नया टॉपिक से मैं अपने सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये हम लोग का यूट्यूब का चैनल, जैसे मैंने कहा, जो नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हो वो तो किए ही हैं। व्हाट्सअप का चैनल है, फेसबुक का चैनल है, टेलीग्राम का भी चैनल है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है संस्थान का। तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, तो आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।